नमस्कार, मैं सृष्टि लिंगायत। आज हम इतिहास का पाठ क्रमांक 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है? आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण एवं खपत, ये इन आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजीविका क्या है? आजीविका मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यानी हमारा जीवन यापन का साधन या फिर हमें ये रोजगार मिलता है, हम किस तरह से जीते हैं और सरवाइव करते हैं, इसे हम आजीविका कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि होता है, जिसके ऊपर हमारी आजीविका निर्भर होती है। कृषि यानी जो भी हमें खेत से मिलता है या फिर जो भी उत्पादन होता है खेत से, उसी पे हम निर्भर होते हैं। इसीलिए कहा गया है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है कृषि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में काफी मात्रा में मशीनीकरण हुआ और इस तरह औद्योगिकरण की उत्क्रांति हुई। औद्योगिकरण होता क्या है? वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जो व्यक्ति होते थे, लोग होते थे, वो अपने घर पे छोटी मात्रा में कुछ उत्पादन करते थे और उसे बेचते थे, ऐसा व्यापार करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, यहाँ पे दिया है टाइमलाइन दी है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में। तब क्या हुआ, वस्तुओं का जो उत्पादन था वो मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। इसकी वजह से कारखानों में बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा और परिणामवश घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखानों ने ले लिया। अभी स्लाइड पे देखिए, आपको कुटीर उद्योग का चित्र दिया गया है और मशीन उद्योग का चित्र दिया गया है। कुटीर उद्योग में क्या कर रही है, वो महिला वहां पे सूत काट रही है और यहाँ पे कारखाने कैसे दिखाया गया है। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग वो होता है जो पूर्णतः परिवार के सदस्यों की सहायता से आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में कारीगरों के घर पर ही चलाए जाते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाने का काम है, वो घर में ही घर के कुछ व्यक्ति होंगे, वो उसका उत्पादन करते हैं और बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। 1750 तक यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ब्रिटेन एक कृषि प्रधान देश था। वहाँ सूत, ऊन, लोहा, कांच, ये सारे उद्योग गांव में कृषकों द्वारा चलाए जाने वाले, हाथ से जो चलाए जाने वाले यंत्र थे, इनसे किए जाते थे। तब गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। क्या थी ये गिल्ड प्रथा? एक औपचारिक समूह जिसमें एक समान हित हो, या शिल्पकारों या व्यापारियों का एक समूह जो पारस्परिक हितों और मानकों के साथ हो। इसमें कुछ व्यापारियों का संगठन या फिर समूह होता था, उसे गिल्ड कहते थे। तो बढ़ती हुई मांग के साथ ये जो व्यापारी थे, जो गिल्ड व्यापारी थे, वो क्या करने लगे, गांव की तरफ अपना रुख बदलने लगे। वो शहरों से गांव की तरफ जाने लगे। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और फिर इस तरह क्या हुआ, जो गांव के जो लोग थे उन्हें एक तरह से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। रंगाई छपाई के बाद इन चीजों का निर्यात होने लगा और इस तरह इन गिल्ड व्यापारियों की वजह से कुटीर उद्योग का ब्रिटेन में विकास हुआ। इस तरह औद्योगिकरण के पहले भी मानव श्रम से कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादन किया जाता था, जिसे आदि औद्योगिकरण कहा जाता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब औद्योगिकरण के पहले भी मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था, इसे हम क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के क्या कारण थे? यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं। आवश्यकता आविष्कार के जन्य, यानी आविष्कार हुए जिससे नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। इसी के परिणामवश फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई। सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा और सबसे महत्वपूर्ण है विशाल औपनिवेशिक स्थिति।
इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्रिटेन की स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति से व्यापार का विकास हुआ। अभी इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र व्यापार क्या होता है? स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति की वह प्रणाली है जो घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं में कोई अंतर नहीं करती। न तो विदेशी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त कर लगाया जाता है और न ही घरेलू वस्तुओं को कोई विशेष रियायत या सुविधा दी जाती है। और अहस्तक्षेप की नीति, जिसे लेज़े फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, ये फ्रेंच वर्ड है लेज़े फेयर, उसका मतलब है कोई बंधन नहीं। इसमें क्या होता है? लोगों के निजी समूहों के बीच लेन देन को कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है, मुक्त रखा जाता है। अभी हम औद्योगिकरण के कारणों को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी देखिए, मांग तो बढ़ रही थी लेकिन उत्पादन के लिए मजदूर कम थे। दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन के लिए मजदूर कम थे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बुनकर होता है, तो ब्रिटेन में क्या होता था? एक बुनकर है, उसको 6 जो सूत काटने वाले लोग होते हैं, उनका पूरा सूत काटने तक उसको इंतजार करना पड़ता था, तब वो एक बुनकर अपना काम कर सकता था। तो इस तरह परिवर्तन की आवश्यकता हुई और आविष्कारों की श्रृंखला बनी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किए गए आविष्कारों ने औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ये हम और आगे देखते हैं कि किस तरह आविष्कार हुए और इन्होंने किस तरह उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। यहाँ कुछ आविष्कारों के बारे में दिया गया है। जैसे पहला है, 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था, जो जल शक्ति से चलती थी। 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जो सूत काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसकी वजह से जुलाहे तेजी से काम करने लगे। 1779 में सैमुअल क्रैम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। और 1785 में एडमंड कार्टराइट पावरलूम का आविष्कार किया, जिसका मतलब होता है करघा। इन सारे आविष्कारों से सूती वस्त्र उद्योग में काफी वृद्धि हुई। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले और लोहे पर निर्भर होने के कारण अंग्रेजों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। नए आविष्कारों के साथ फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ और व्यापार के नए केंद्रों का जन्म हुआ। नए नए जो आविष्कार थे, जैसे स्पिनिंग जेनी, जो पावरलूम, ऐसे आविष्कारों से सूती वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला और इसके साथ फैक्ट्री प्रणाली का भी विकास हुआ। और यहाँ पे दिए सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र लंकाशायर, यहाँ पे अब हम लंकाशायर को देख सकते हैं, लिवरपूल स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर यहाँ दिया है। ये सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बने। और न्यू साउथ वेल्स जो है वो ऊन उत्पादन का केंद्र बना। और इसी समय रेशम और सन उद्योग का भी विकास हुआ। 18वीं सदी में औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की अहम भूमिका थी। ब्रिटेन में सस्ता श्रम ये कैसे पॉसिबल हुआ? तब बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई। इसमें क्या होता है, वहां के जो जमींदार थे उन्होंने छोटे छोटे खेतों को खरीदना शुरू किया और उसमें बड़े फार्म स्थापित किए। इस तरह जो छोटे किसान थे वो भूमिहीन मजदूर बन गए, उनके पास कोई खेती नहीं थी और फिर रोजगार के लिए फिर वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे और कम से कम मजदूरी में भी वो फैक्ट्री में काम करने के लिए अब तैयार होने लगे। इस तरह ब्रिटेन में सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ और औद्योगिकरण में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई। ब्रिटेन के निर्यात की वजह से उसे किस तरह फायदा हुआ ये अभी हम देखेंगे। ब्रिटेन में कच्चे माल के लिए यातायात की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग से पहले नदियों और समुद्र के रास्ते व्यापार किया जाता था।
तब क्या होता था, नदी पोतों से जो माल लाया जाता था वो जहाजों तक, समुद्र में जहाजों तक लेके जाया जाता था और फिर वहां से वो निर्यात किया जाता था। जहाजरानी उद्योग में ब्रिटेन अग्रणी देश था। सभी देशों के आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारिक बेड़े से होता था, जिससे ब्रिटेन को बहुत आर्थिक लाभ हुआ और औद्योगिकरण की गति भी तीव्र हुई। उपनिवेशों ने भी औद्योगिकरण की दिशा में अपना योगदान दिया। ब्रिटेन क्या करता था, उपनिवेशों से सस्ती कीमत में कच्चा माल खरीद लेते थे, फिर वो वहां जाकर महंगे दाम में बेचते थे। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? उपनिवेश और औद्योगिकरण, इसका संबंध क्या है? इसको हम अभी ध्यान से पढ़ते हैं। जहाँ कारखानों की स्थापना हुई वहां उत्पादन में वृद्धि हुई। कारखाने हैं, वहां पे मशीनरीज होंगी, तो उस मशीनों से उत्पादन जल्दी तेजी से होने लगा। इस तरह उत्पादन में वृद्धि होने के कारण उन्हें बाजार की जरूरत महसूस हुई। अभी इतना सारा उत्पादन है हमारे पास, लेकिन बेचेंगे कहाँ? इससे बाजार की आवश्यकता हुई और इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। इस समय भारत एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। भारत के कृत्रिम तथा प्राकृतिक संसाधनों ने उन्हें आकर्षित किया। भारत में उद्योग, उस समय जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिकरण हो रहा था, तब भारत की क्या अवस्था थी? भारत विश्व की सबसे बड़ी कार्यशाला थी, लेकिन ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण था और कारीगरों को बेहद कम मजदूरी दी जाती थी। इसी के कारण अंग्रेज व्यापारी एजेंट मनमाने दाम पर शिल्पकारों से सामान खरीदते थे और इंग्लैंड निर्यात करते थे। इन व्यापारियों को गुमाश्ता कहा जाता था। उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसमें कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त करने का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश संसद थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत इन भारत से व्यापार करती थी। लेकिन और इसका मतलब क्या था कि ब्रिटिश संसद और भारत, इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कड़ी थी। लेकिन फिर ब्रिटिश संसद ने क्या किया? चार्टर एक्ट पारित किया, जिसमें इस कड़ी को तोड़ दिया गया। फिर भारत और ब्रिटिश, इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही और डायरेक्ट भारत और ब्रिटेन का व्यापार होने लगा और तब उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई। (1850) के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जिससे भारत के देशी उद्योग खत्म होने लगे। मतलब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, उस समय क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? भारत के जो देशी उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो खत्म होने लगे। वो किस कदर, ये सब कैसे हुआ? जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कड़ी थी ब्रिटिश सरकार और भारत के बीच में, वो टूट गई थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एकाधिपत्य नहीं था, तो और स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाई गई थी। इससे क्या हुआ? भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया। जैसे अभी भारत से हम कोई वस्तु निर्यात कर रहे हैं, ब्रिटेन में निर्यात कर रहे हैं, तो उस पर कर लगाया जाने लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर भी लगाया गया। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाने लगा और भारत में भारतीय पूंजीपति तथा विदेश के पूंजीपतियों के द्वारा मिलकर कारखानों की स्थापना की गई और ब्रिटेन से सूती वस्त्र की आयात भी करने लगे। इस तरह क्या हुआ? भारत के जो कुटीर उद्योग थे, उन्हें बाजार नहीं मिला, क्योंकि
ब्रिटेन से चीजें आती थी, आयात की जाती थी और निर्यात करने के लिए कर लगाए जाते थे, जिससे हमें निर्यात करने में कठिनाई आ रही थी। और इस तरह भारत में कुटीर उद्योग के लिए कच्चे माल के लाले पड़ गए। सारा कच्चा माल तो ब्रिटेन ले जाता था, ना हम निर्यात कर सकते थे जिसपे कर थे, और सूती कपड़े की उधर से आयात होती थी। इस तरह भारत में जो कुटीर उद्योग थे धीरे धीरे कम होने लगे। अब ब्रिटिशर्स जो मनमानी करते, उस कीमत पे भारतीयों को कच्चा माल खरीदना पड़ता था। इसीलिए अनेक कारीगर खेती करने के लिए मजबूर हो गए। और जब नए नए कारखानों की स्थापना हो रही थी, यही मजदूर जिन्होंने कुटीर उद्योग करना छोड़ दिया था, जो खेती करने लग गए थे, वो जो बेरोजगार थे, वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे। और इस तरह हमें क्या देखने मिलता है, एक और मशीनों के आविष्कार से औद्योगिकरण ने नींव रखी। मतलब ब्रिटेन में मशीनों का आविष्कार हुआ और औद्योगिकरण हुआ। तो दूसरी ओर भारत में क्या हुआ, कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर आ गया था। इस स्थिति को भारतीय इतिहास का निरुद्योगीकरण कहते हैं। इसका मतलब उद्योगों का धीरे धीरे समाप्त होना या फिर कम हो जाना। तो यहाँ हमारा भाग 1 खत्म हो जाता है। धन्यवाद।